हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि आपका ज्योग्राफी सेक्शन का चैप्टर है, इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है मेन जो कि एग्ज़ाम में अगर आना होगा तो इन्हीं में से आएगा, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो समझदारी इसी में है कि ज़्यादा बड़ा से बड़ा नोट्स को ध्यान में ना रखकर ऐसा नोट्स या उस तरह का पढ़ाई किया जाए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा मार्क्स गेन किया जा सके। ठीक है, तो यह इसी आपके पास समय काफ़ी कम है तो उसको दिमाग में रखकर जो है यह नोट्स तैयार किया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। कहाँ से है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ, इसको देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका है इसका एक ही मीन्स होता है कि वैसा डेवलपमेंट जो कि शुड टेक प्लेस, जो कि कंटिन्यू चलता रहे विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट का काम चलता रहे लेकिन इससे इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं होना चाहिए, और साथ ही शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम जो हैं हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं उनके नीड्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते रहे जिससे हमारा ना इन्वायरमेंट डैमेज हो और ना ही फ्यूचर जनरेशन का नीड्स जो है उसका इस पे असर पड़े, उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल सा डिफिनीशन है, दो ही वर्ड दिमाग में रखना है। द वे, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो उसके लिए क्या है, जितने भी रिसोर्स है उनको प्लानिंग करके यूज किया जाए और जो जितना हो सके रिसोर्स को कंजर्व करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में। जैसे कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा, तो आप रिसोर्स प्लानिंग का 3 स्टेप बता दीजिए कैसे हम कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, या फिर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का क्या कंडीशन है, इसके 3 पॉइंट्स लिखिए। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि किस तरह का स्टेप्स जो गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जा रहा है या उठाया जा रहा है रिसोर्स प्लानिंग। ओवरऑल जो भी क्वेश्चन आपको अगर जो है रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड आ जाएंगे, या फिर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम जब तक रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे सस्टेनेबल की तरफ बढ़ेंगे नहीं कि नहीं। तो इसके बारे में इसका आंसर लिखने से पहले सिंपली पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, आंसर लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर जो भी जानते हो वी कैन इम्प्लीमेंट जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के तहत क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके रीजन्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी नीचे मेंशन हम कर रहे हैं। पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी रिसोर्स है उनका पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, खोजेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ है, किस माध्यम से सर्वे कराएंगे, मैपिंग कराएंगे कि नहीं। उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी का ब्यौरा रखेंगे। ठीक है, और जिस रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, टेक्नोलॉजी का यूज करके या उस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके जो है हम रिसोर्स के प्लानिंग के बारे में आगे प्लान सेटअप करेंगे। तीसरा क्या है कि जिन रिसोर्सों के बारे में हमें जानकारी मिला मैपिंग करके या सर्वे करके, उसको हम उस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट को भी उससे क्या हो, बढ़ावा मिले। तो ये 3 स्टेप है। ये क्वेश्चन जो एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस कौन सा 3 स्टेप है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है, फिर प्लानिंग है, और तीसरा है नेशनल डेवलपमेंट प्लान को लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को जो प्रॉब्लम जो हो रहा है उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके भी फॉलोइंग मेजर्स हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन को हम यूज करेंगे कि नहीं, जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। दूसरा है कि परमानेंट पास्चर लैंड पर जो ग्रेजिंग जो होता है उस पर कोशिश करेंगे कंट्रोल करने का। तीसरा है थ्रोनी बसेज, डिजर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्ट वाले एरिया पर जितना हो सके थ्रोनी प्लांट्स होते हैं या उनको लगाया जाएगा।
उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्री से जो भी निकलते हैं ना डैमेज चीज़, मतलब पॉल्यूटेड चीज़, उनको डिस्चार्ज करने से पहले हमारे लिए बेटर होगा कि हम उनका क्या कर लें, ट्रीटमेंट कर दें अच्छा से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर बेल्ट पे प्लांट्स लगाएं। उसके बाद माइनिंग वाले एक्टिविटी पे कंट्रोल करें। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनका यूज करके जो है हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ एजेंडा 21। 3 मार्क्स के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ये रहेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। द एजेंडा ऑफ 21 एजेंडा जो है इसमें क्या क्या था, मतलब इसमें इसका लक्ष्य रखा गया था कि पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, इलिटरेसी हो गया, सिकनेस हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये जो समस्याएं जो चल रहे हैं इनको क्या करना है, हर हाल में ख़त्म कर देना है, मतलब इनको हटाना है। वाइल हर्टिंग डिट्रेशन ऑफ द इकोसिस्टम विथ सस्टेन लाइफ, इकोसिस्टम को दिमाग में रखते हुए, मतलब पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी के अलावा और भी 18-19 मुद्दे हैं, इन सब को रखा गया था। जो समाज में ओवरऑल सोसाइटी में जितने भी बुराइयां हैं ना उनको ख़त्म करना, यही तुम्हारा एजेंडा 21 का क्या था, मेन लक्ष्य था। खुद से आंसर कर सकते हो, ये पॉइंट दिमाग में रहेंगे तो। अगला है मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का रोकने के लिए गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश में क्या कारण है कि इतना लैंड डिग्रेडेशन होता है वहाँ पे। तो सीधी सी बात है कि वहाँ वहाँ जो गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए ना, वो जो एरिया जो होते हैं वो सूखे हुए ज़्यादा एरिया है वहाँ, सेमी एरिड, ना ज़्यादा मॉइस्चर है और ना ज़्यादा रेगिस्तान है, मतलब सूखा बोल सकते हो। तो इसीलिए लैंड के बीच में जो पैचेज आ जाते हैं, दरार आ जाते हैं, जैसे मान लो ये लैंड आ गया तो इसमें दरार आ गया, समझ रहे हो ना, इस तरह का कंडीशन वहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद उन जगहों पर लोग कैटल का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जो ग्रास लैंड पे छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए चरवाहों के द्वारा या फिर। तो इनसे क्या होता है कि लार्ज, एक ही रीजन दिमाग में रखना है, लैंड डिग्रेडेशन पूछेगा तो लार्ज स्केल में जो ओवर ग्रेजिंग जो किया कराया जा रहा है ना, यही सबसे बड़ा कारण है उन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का। इसको रोकने का मेजर जो है हम खुद से देख लेते हैं, एग्जाम में अगर कहीं आ गया तो वही सिंपल प्रोसेस है, जितना ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कि जितना ज़्यादा हो सके हम ट्री लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। उसके बाद जो है ना, चूँकि ओवर ग्रेजिंग उधर ज़्यादा है तो जितना हो सके ओवर ग्रेजिंग पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पड़ता है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल, डिस्कस द नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया। तो ब्लैक सॉइल का क्या क्या कैरेक्टरिस्ट है, मतलब क्या क्वालिटीज़ हैं, या फिर क्वेश्चन को ऐसे आ सकता है डिस्कस द नेचर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक सॉइल का क्वालिटी एंड इंडिया में कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं ओवरऑल। फिर या क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है जो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा सॉइल जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके आप कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। मतलब यह जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको राउंड डाउन करके ब्लैक सॉइल के ही रिलेटेड रहेगा, रिगार्डिंग रहेगा। तो ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर यहीं डालना है आपको। तो पहले आप क्या करोगे, ये लाइन लिखोगे जो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्ट है, उसके बाद आंसर दोगे कि टोल्ड इज मेड ऑफ फाइन क्ले मटेरियल विथ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। मतलब ये हम कैरेक्टर बता रहे हैं, जो ब्लैक सॉइल में होता है ना, मॉइस्चर आपको हाई होगा, रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब बर्बाद होने का चांसेस कम है। इट इज़ रिच, ब्लैक सॉइल में इसके अलावा जो है ना सॉइल न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गए, पोटास हो गए, लाइम हो गए, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं फॉस्फेरिक को छोड़ के, ठीक है। तीसरा क्वालिटी क्या हो गया, डीप क्रैक, हॉट वेदर में क्या होता है इनके बीच में क्रैक आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, तो इतना दिमाग में नहीं, बस क्रैक दिमाग में रखना है। एरिएशन ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल के बीच में जो है ना वो गैप टाइप का बन जाता है। इट इज़ फाउंड, तो कहाँ पाए जाते हैं यह इंडिया में, तो सीधी सी बात है मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गए, और गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आसपास के इलाका में, ठीक है। तो बस एक दो पॉइंट रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब था। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ब्लैक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बस
तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं। बस अब नेक्स्ट पार्ट में जो है 2-4 क्वेश्चन और होंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ये छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, मैक्सिमम आपको एक चैप्टर के 2 पार्ट्स आएँगे 5-5 मिनट के। तो बस 5 या 10 मिनट में एक चैप्टर आप ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इतना आपको 100% दावा देता हूँ स्टूडेंट्स, गारंटी देता हूँ कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएँगे तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी में से आएँगे। सो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।